नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। 12 जनवरी को देश ने स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती को धूमधाम से मनाया। विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अभ्यास मंडल के द्वारा इंदौर के गांधी हॉल स्थित अभिनव कला समाज में युवा उड़ान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में इंदौरी नहीं, देश भर के विद्वानों के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और विवेकानंद के आचार्य विचारों पर चलने को प्रेरित करने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम वक्ता के रूप में अमर उजाला के प्रधान संपादक जयदीप कर्णिक एवं प्रोफेसर डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव डिजाइनर ग्रुप के संस्थापक मुख्य वक्ता के रूप में प्रस्तुत हुए। स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती सप्ताह के अंतर्गत अभ्यास मंडल के द्वारा युवा उड़ान कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के संबंध में अभ्यास मंडल से जुड़े वरिष्ठ विद्वान, जिसमें माला ठाकुर, कुणाल भंवर, एडवोकेट आदित्य प्रताप सिंह के साथ ही अन्य विद्वानों ने आईएनडी टीवी न्यूज से चर्चा करते हुए बताया कि आज की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चले और उनके दिखाए गए मार्ग को प्रशस्त करे। इसी उद्देश्य से आज युवा उड़ान कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कई बड़े विद्वानों के द्वारा इस कार्यशाला में अपने विचार व्यक्त किए गए। इसमें प्रथम विद्वान के रूप में अमर उजाला के संपादक जयदीप कर्णिक और डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव डिजाइनर ग्रुप के संपादक के द्वारा अपना प्रथम उद्बोधन दिया गया। स्वामी विवेकानंद जी को आदर्श मान करके आज की युवा पीढ़ी अपना जीवन जीती है और 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। अभ्यास मंडल प्रतिवर्ष कुछ विद्यालयों और महाविद्यालयों में से युवाओं को चिन्हित करके वर्ष भर कुछ न कुछ कार्यक्रम करता है। ये जो कार्यशाला है विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए है। जो विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और लगातार काम करो, तो वो काम हम समाज के लिए कैसे कर सकते हैं। विवेकानंद जी कहते थे माय कंट्री इज माय करियर। तो आज का जो युवा है उसके करियर में देश कहाँ पर है, तो देश का और समाज का विचार उसके मन में कैसे आ सकता है, कार्यशाला का उद्देश्य है। कौन वक्ता है आज की कार्यशाला में? आज की कार्यशाला में हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार जयदीप कर्णिक जी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव जी रहने वाले हैं। रेनेसा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु श्रीवास्तव जी वो रहने वाले हैं। दीक्षित जी रहने वाले हैं। नरेंद्र सैन जी जो युवा उद्यमी हैं वो रहने वाले हैं। इस प्रकार के वक्ता हमारे बीच में रहने वाले हैं। बच्चों के लिए खुला मंच का आयोजन भी है। डॉक्टर एसएल गर्ग जो पर्यावरणविद है वो भी सत्र में रहने वाले हैं। क्या कोई विशेष विषय है जिसको बोलेंगे ये वक्ता? स्वाभाविक रूप से आजकल जिस तरीके का लाइफस्टाइल युवाओं का हो गया है, तो वर्तमान की जो जीवन शैली है उसके साथ उनको क्या समस्याएं आ रही हैं, कैसे उस जीवन शैली को ठीक किया जा सकता है, उस जीवन शैली को ठीक करने के साथ साथ कैसे कुछ समय अपने समाज काम के लिए निकाल सकते हैं। नशे की गिरफ्त में होता युवा दिखाई दे रहा है, सांस्कृतिक विकृतीकरण का शिकार युवा दिखाई दे रहा है। इन सब चीज़ों से वो कैसे दूरी बना करके समाज की मुख्य धारा में आकर के समाज के लिए काम करे, इस प्रकार के विषय यहाँ आएंगे। स्वावलंबी वो कैसे बन सकते हैं, नौकरी ढूंढने वाला नहीं बने, नौकरी देने वाला कैसे बन सकता है, इस प्रकार के विषयों पर यहाँ बातचीत होने वाली है। निश्चित रूप से ये जो पूरा अभ्यास मंडल द्वारा युवा उड़ान कार्यशाला रखी गई है, इसका मेन उद्देश्य है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जयंती है, युवा दिवस है और संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक युवा भारतवर्ष के पास है, पर वो युवा यदि किसी भी प्रकार से नशे में लिप्त पाया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो उन युवाओं को सही दिशा देने के लिए जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर भारतीय सभ्यता, भारतीय आध्यात्मिकता को विश्व पटल पर रखा था, वैसे ही आज का युवा जो सर्वाधिक युवा भारत के पास है वो विश्व का नेतृत्व कर सके, विश्व को दिशा दे सके। चूंकि हमारे भारतीय संस्कृति, संस्कार और सभ्यता में सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र आत्मसात है, तो उस भाव के साथ वो युवा विश्व का कल्याण कर सके, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ये एक दिवसीय कार्यशाला है कि एक दिन से भी अधिक चलने वाली है? ये एक दिवसीय कार्यशाला है जिसमें अलग अलग वक्ता आएंगे। जैसे प्रथम उद्घाटन सत्र में जयदीप कर्णिक सर रहेंगे, इसके आगे भी पूरी एक सत्र श्रृंखला रहेगी जिसमें अलग अलग विचार वक्ता यहाँ पर रखेंगे और अंत में खुला मंच रहेगा जहाँ पर युवा अपने विचार, वो क्या चाहते हैं देश में और उनकी क्या सहभागिता रहेगी, क्या योगदान रहेगा, इस विषय पे युवा अपना वक्तव्य रखेंगे। अभ्यास मंडल निरंतर पिछले 67 सालों से शहर हित के लिए काम कर रहा है। फिर चाहे वो कान नदी सफाई अभियान हो, नर्मदा को इंदौर लाने का अभियान हो या किसी भी प्रकार का अभियान हो, शहर हित में जब भी बात आई है तब अभ्यास मंडल आगे आया है। और ऐसे ही निरंतर काम करने के लिए इस काम में किस प्रकार युवा पीढ़ी को जोड़ सकते हैं, उसके विचार से ये युवा उड़ान की कार्यशाला रखी गई है। इसमें युवाओं का व्यक्तित्व निर्माण के साथ साथ में समाज हित में, शहर हित में वो कैसे योगदान दे सकता है, इसके ऊपर सवाल हो, इसके ऊपर चिंतन हो, इसके ऊपर मनन हो,
ये इसका उद्देश्य है। इसके उद्घाटन सत्र में जयदीप कार्णिक जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, जो अमर उजाला के संपादक है। साथ में रेनेसा विश्वविद्यालय के कुलपति जी भी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रसिद्ध अधिवक्ता अजय बागड़िया जी इसमें रहेंगे। नई दुनिया पत्रिका और दैनिक भास्कर के सभी मुख्य समाचार पत्रों के संपादक भी इसमें रहेंगे। साथ में अन्य समाज सेवी लोग भी रहेंगे, जिसके अंदर एक उद्यमशीलता में किस प्रकार से युवा आगे आके राष्ट्र निर्माण में भागीदारी कर सकते हैं, उस सत्र के लिए वक्ता रहेंगे नरेंद्र सेन जी, जो एक प्रसिद्ध उद्यमी है और साथ में एआई स्पेशलिस्ट है। इस प्रकार से पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल जी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे समाज सेवी वक्ता यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, जो युवाओं के साथ संवाद करेंगे। एक तरफा भाषण नहीं रहेगा, संवाद रहेगा, ताकि युवाओं के विचार भी हमारे पास आ सके। और अंत में खुला मंच रहेगा, जिसमें युवा खुद के द्वारा क्या सहभागिता कर सकते हैं शहर निर्माण में, उसके ऊपर युवा भी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। देखिए, अभ्यास मंडल जैसा हम सभी को विदित है कि बहुत प्राचीन संस्था है। शहर के हित में नित्य प्रति हम लोग कार्यक्रम करते हैं और एक तरह से ये एक संस्कार बन गया है शहर की सेवा, शहर के बौद्धिक चिंतन के लिए। लेकिन सिर्फ ये एक पीढ़ी तक सीमित न रहे, हमारे आने वाले तरुणाई भी इससे जुड़े। इस उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों से हम एक प्रयास कर रहे हैं कि शहर का युवा, और वो युवा जो ऊर्जावान है और कहीं न कहीं एक सामाजिक उत्तरदायित्व का उसको भान है, ऐसे युवाओं को एक जगह एकत्र करके संगठित करना और शहर हित, समाज हित और राष्ट्र हित में उनको लाना, ये अभ्यास मंडल का उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य से उड़ान कार्यशाला हमने की। विभिन्न सत्रों के माध्यम से युवाओं से बात करेंगे। दो तरफा यह संवाद होगा, युवाओं का प्रश्नोत्तर भी होगा। मूल रूप से इसका उद्देश्य यही है कि पहले हम चर्चा करें, चिंतन करें, और मॉरल ऑफ द स्टोरी की अंत में हमको एक ऐसे शहर के, क्योंकि अभ्यास मंडल काम कर रहा है पर आने वाले समय में शहर के युवाओं की आवश्यकता है, ताकि जो ये परंपरा और ये संस्कृति अभ्यास मंडल ने शहर के लिए शुरू की है उसको थामे। इस उद्देश्य से उड़ान कार्यशाला इस वर्ष भी हमने आयोजित की है और ये सौभाग्य है कि विवेकानंद जी की जयंती के निमित्त ये कार्यक्रम हम कर रहे हैं। यहाँ पर विभिन्न सत्रों पर चर्चा होगी। यहाँ पर जैसा कि नाम है युवा उड़ान कार्यशाला, हम सभी जानते हैं कल 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती गई है, उसके निमित्त युवाओं को आगे बढ़ाने हेतु विभिन्न विषयों पर यहाँ पर आज अभ्यास मंडल ने स्टेट प्रेस क्लब में कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें हम उनको आगे बढ़ने के लिए उनकी अनेक विषय जैसे पर्यावरण संबंधी, उनके उद्यमिता संबंधी, नव विकास, नवाचार एवं अनेक ऐसे विषय जो युवाओं को जानना जरूरी है, उन सब विषयों पर आज यहाँ पर सत्र होंगे। उन सत्रों में युवा बिल्कुल सक्रिय रूप से भागीदारी लेंगे। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगी कि हमारा जो एक अंतिम सत्र आज है उसमें खुला मंच रखा गया है। उसमें युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। अगर वो कुछ विचार रखना चाहते हैं इंदौर से संबंधित, समाज से संबंधित, राष्ट्र से संबंधित, तो वो विचार वो उस खुले मंच में रखेंगे। कुल मिला के हमारे बीच आज के इस पूरे कार्यक्रम में बहुत बड़ी बड़ी विभूतियाँ रहने वाली हैं, जिनसे हमें कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त होंगे जो हमें एक युवा अवस्था में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है हमारे सुदृढ़ भविष्य के लिए। ये कार्यशाला का उद्देश्य युवाओं को देश के साथ, शहर के साथ, प्रदेश के साथ जोड़ना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और मैं भाग्यवान हूँ कि मैं संयोजक में हूँ आज की उड़ान में। और आज प्रतीक श्रीवास्तव जी, मंडलोई जी जो दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बड़े बड़े वक्ता अपने विचारों के साथ यहाँ पर मंथन करने वाले हैं। और जहाँ तक मैं विवेकानंद जी से संबंधित इसको जोड़ूं, तो मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने एक बात ज़रूर पढ़ी थी कि विवेकानंद जी ये कहते थे कि अगर आप युवा हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप मंदिर में जाएं, घंटी बजाएं, महाभारत रामायण पढ़ें, कुछ पाठ करें। अगर आप युवा हैं तो आप संवाद करें, आप युवा हैं तो मैदान में जाएं, फुटबॉल को जोरदार किक लगाएं और वो फुटबॉल जितनी ऊपर तक जाएगी उसे देखें और पता करें कि अपन कितने ईश्वर के पास जा रहे हैं। मतलब ईश्वर के पास जाने का रास्ता जो युवाओं के पास है वो मुख्य रूप से है उनकी वाचन क्षमता। और आज मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये जो बोलने की क्षमता है, कम्युनिकेशन, ये कम होता जा रहा है। तो हम इसके माध्यम से ये चाहते हैं कि क्यों न रात के समय आधा घंटा डाइनिंग टेबल पे एक ट्रे रखा जाए और उसमें सब अपने मोबाइल रख दें और सिर्फ उस आधे घंटे के अंदर हम लोग जो है वो परिवार के लोग, मैंने चालू कर दिया है मेरे बच्चों के साथ में, तो ये चालू कर दें, जिससे शायद जिस भारत की कल्पना विवेकानंद जी ने की थी
उस भारत तक हम पहुंच पाएंगे। अभ्यास मंडल की कार्यशाला के प्रथम वक्ता के रूप में अमर उजाला की संपादक जयदीप कर्णिक ने अभ्यास मंडल की शुरुआत किस तरह से हुई, एक एक करके युवा किस तरीके से जुड़ते गए और विचारों का संग्रह इकट्ठा होता गया। कभी उनके पिताजी के साथ ही अन्य विद्वानों ने मिलकर इस अभ्यास मंडल की स्थापना की। तब से लेकर आज तक वह निरंतर अभ्यास मंडल की कार्यशाला में आते रहे हैं और अपने उद्बोधन में स्वामी विवेकानंद के कृतित्व और सतत्व की बहुत अच्छी व्याख्या सुनाते हैं। जयदीप कर्णिक क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। लेकिन अभ्यास मंडल में तो पहला संकोच ये होता है कि उस तरफ रहना ही ठीक लगता है, कुर्सी ठीक लगी कि नहीं, अतिथि आए कि नहीं, और मुकुंद काका और शिवाजी काका और रामेश्वर जी की वो आवाज़ की जरा देखो माला पहुंची कि नहीं, माला ठाकुर है कहाँ, और फूल माला आई कि नहीं, और इन दोनों मालाओं के बीच में व्यवस्था की वो हुआ वो करते करते कब हम दूसरी जिम्मेदारियों में लग गए पता ही नहीं चला। लेकिन अभ्यास मंडल का निमंत्रण मिलता है तो ऐसा लगता है कि मराठी मिडिल स्कूल में दोपहर की उड़ने वाली वो धूल, ग्रीष्मकालीन व्याख्यान माला जिसमें पूर्व वक्ता का टेप बज रहा होता था, उस समय ऐसी तकनीक थी नहीं, और गेट पर घुसते ही उस बजते हुए टेप के बीच में अंदर जाकर पिताजी के साथ स्कूटर पर बैठकर अंदर जाते थे और सबसे पहले काम होता था कि झाड़ू लगाओ और फिर उस धूल को बिठाने के लिए उस पर पानी छिड़को और फिर दरी बिछाओ। कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था, सब आकर सीधे उस काम में जुट जाते थे। मैं कल ही हमने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनी है, उसके पहले हिंदू जागृति दिवस भी मना है, बहुत सारे दिवस मन रहे हैं और विवेकानंद जी को समर्पित ये कार्यशाला है क्योंकि वो युवाओं को समर्पित थे और उन्होंने पूरा जीवन युवाओं को लेकर, राष्ट्र को लेकर, स्त्री को लेकर, शिक्षा को लेकर, विज्ञान को लेकर जो काम किया है वो अद्भुत है। और वो कैसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे उस पर मैं बात करूंगा, लेकिन उसके पहले चूंकि ये सब युवा इस कार्यशाला के लिए रजिस्टर होकर यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे चाहता हूं कि वो जाने कि अभ्यास मंडल क्या है। और जैसे महात्मा गांधी के बारे में एक समय में कहा गया था कि आने वाले समय में लोग आश्चर्य करेंगे कि ऐसा हाड़ मांस वाला सजीव व्यक्ति भी कोई इस धरती पर रहा है, वैसे ही मुझे लगता है कि आज के इस कॉर्पोरेट युग में, एनजीओ कल्चर में, पेड वर्कर्स के कल्चर में लोगों को ये आश्चर्य होगा कि अभ्यास मंडल जैसी कोई संस्था अस्तित्व में भी है। किसी ने नहीं रोका था, लेकिन अपनी साइकिलें लेकर या उस शिवविलास पैलेस में राजवाड़ा में इकट्ठा होते थे और सोचते थे शहर के लिए क्या किया है। यार शहर का दुर्भाग्य है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाने जाने वाले इंदौर को अब भागीरथपुरा के पानी के जो कांड हुआ उसकी वजह से जाना जा रहा है। हमसे लोग पूछते रहे भागीरथपुरा आपके इंदौर में, और मुझे किसी ने पूछा भी प्रश्न में, अब जब हमने परिचर्चा रखी थी, अभिषेक यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कहा कि इसमें अभ्यास मंडल ने क्या किया। मैंने कहा अभ्यास मंडल जो नर्मदा का जल है उसको संभालने के लिए तुमने क्या किया। अभ्यास मंडल के युवाओं ने तो अपना दिन रात एक करके अपनी पूरी जवानी युवावस्था को होम करके इस शहर को वो नर्मदा का पानी ला के दिया जिसके लिए मुख्यमंत्री मना कर चुके थे। और इन युवाओं को अगर वो इतिहास नहीं पता है तो पूरा नर्मदा आंदोलन आपको पढ़ना चाहिए। निश्चित तौर पर नर्मदा आंदोलन मेरा विषय नहीं है, लेकिन विवेकानंद की जीवनी आप गूगल पर सर्च कर लेंगे, ChatGPT में डालेंगे, जेमिनी में डालेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन अभ्यास मंडल ने शहर के लिए क्या किया, इस प्रदेश के लिए क्या किया और राष्ट्र में समाज और सरोकार निर्माण के लिए क्या किया, वो जानकर जब आप इस कार्यशाला का प्रारंभ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन केवल डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए और लाखों की तनख्वाह कमाने के लिए नहीं है। जिस समाज से आप आते हैं, जिस माटी से आप आते हैं, जिस परिवेश से आप आते हैं, उसको अगर आपने वापस नहीं लौटाया और उसको योगदान नहीं दिया तो फिर आप निश्चित तौर पर कुछ गलत कर रहे हैं। और यहीं से कहानी शुरू होती है नरेंद्र दत्त नाम के उस युवा की, जो 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में जिनका जन्म हुआ। संपन्न परिवार, वकील परिवार, पैसे की कोई कमी नहीं, घर नहीं था, हवेली थी, हवेली। उस हवेली के इतने सारे कमरों में घूमते हुए विवेकानंद चाहते थे एक बहुत शानदार जीवन जी सकते थे, लेकिन उनके मन में प्रश्न थे, और जिसके मन में प्रश्न होते हैं वही देश का भी उद्धार कर सकता है और वही युवावस्था के लिए सही तरीके से तैयार होता है। तमाम तरह के प्रश्न, हम सीधे हाथ से ही क्यों खाना खाते हैं, उल्टे हाथ से क्यों नहीं खाते, जो लोग उल्टे हाथ से खाते हैं उनमें क्या अलग होता है, और उन प्रश्नों का पीछा करते करते वो वहां पहुंच गए कि क्या ईश्वर होता है। और इसीलिए जब वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पहुंचे, जो ईश्वर होता है वाले प्रश्न के उत्तर में वो सीधे पहुंच गए अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास। और जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे थे तो उनके घरों में
खुलापन था, संस्कृत भी सिखाई जाती थी और अन्य भाषाएं भी सिखाई, तो उनको लगा कि ठीक है किसी संत का अगर समागम कर भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। उनको पता नहीं था कि अभी घर लौट के आने वाला नहीं है बालक। लेकिन उन्होंने वहां से जो गुरु आज्ञा प्राप्त की, देश, धर्म और समाज को बदलने के लिए उन्होंने देश में जिस तरह का जागृति का आंदोलन चलाया वो अपने आप में क्रांतिकारी है। और वो इसलिए है कि 700 सालों की गुलामी आक्रमण सहन करने के बाद वापस 150 से 200 साल जब अंग्रेजों की गुलामी भारत सह रहा था, वो अपने अस्तित्व भूल चुका था, अपने धर्म को भूल चुका था, अपनी पहचान को भूल चुका था। हमारे अंदर एक हीन भावना भर दी गई थी कि हम जाति व्यवस्था को मानने वाले, ऊंच नीच को मानने वाले, छुआछूत को मानने वाले, पिछड़ेपन वाले, पाखंड वाले, कर्मकांड वाले लोग हैं और हमारे धर्म में तो कुछ खास है ही नहीं, हमारे धर्म में तो कुछ महान है ही नहीं। और जो अंग्रेजों ने हमारे ऊपर उपनिवेशवाद के जरिए आक्रमण करके राज किया, दरअसल उनके हथियार दूसरे थे। यहाँ राज करके यहाँ का सोना लूट लिया, खजाना लूट लिया, हमें गुलाम बना लिया, हमसे नौकरियां करवाई, वो तो केवल बाहर से दिखाई दे रहा था। लेकिन मैकाले की सोच के साथ जिस तरीके से हमारी संस्कृति पर आक्रमण किया, हमारे समाज पर आक्रमण किया, हमारे धर्म पर आक्रमण किया और जिस तरह की हीन भावना और गुलाम मानसिकता से हमको भर दिया, वो समझने में भी हमको अभी 70 वर्ष लग गए हैं। लेकिन वो उस वक्त उस युवा विवेकानंद को समझ में आ गया था कि अरे इतनी महान संस्कृति, इतने महान धर्म के जीने वाले लोग इस तरह की दयनीय स्थिति में क्यों जी रहे हैं। इस दुख ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और इस दुख से भारत को पीछा छुड़वाने के लिए उन्होंने जो शोध शुरू किया, जो संधान शुरू किया, उसने उनको शिकागो के धर्म सभा में ले जाकर स्वामी विवेकानंद के रूप में स्थापित किया। इंदौर के जाने माने वक्ता एवं प्रखर विद्वान डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव डिजियाना ग्रुप के संपादक के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में दिए गए भाषण के साथ ही उनके द्वारा किए गए देश उत्थान के बारे में अवगत कराया गया। साथ ही इंदौर के विकास और स्मार्ट सिटी के बारे में विस्तृत व्याख्या की गई। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव ने क्या कहा युवाओं से। कुछ तो मर भी गए, मगर मजाल साहब किसी के कान पे जू रही जाए। एक बच्चा मोटरसाइकिल समेत युवा गड्ढे में समा गया। दूसरे दिन उसी कॉलोनी में 2 और गड्ढे खोद दिए गए। अगर ये विकास है तो ऐसा विकास फिर विध्वंस क्या है, विनाश क्या है। स्मार्ट सिटी, मैं तो यही समझता था अब तक कि लोग स्मार्ट होते हैं, इंसान स्मार्ट होते हैं। अब ये समझ में आने लगा है कि स्मार्ट सिटी भी होने लगी है। बीच में एक स्मार्टफोन का कल्चर चला था कि स्मार्टफोन होना चाहिए। ये वस्तुएं कब से स्मार्ट होने लगी? स्मार्ट लोग वस्तुओं का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं, ये मैंने समझा था, सुना था। लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन और अब स्मार्ट शहर, स्मार्ट सिटी। और ये कैसी स्मार्टनेस है कि जो काम शुरू है वो कई सालों बाद भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सरकार चाहती थी कि कुछ शहर स्मार्ट बन जाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया कि कुछ शहर ही स्मार्ट क्यों बने। अगर स्मार्ट बनाना है तो सारे शहरों को बनाओ। और मेरे उस गांव ने क्या बिगाड़ा जहां मैं पैदा हुआ, उसको भी स्मार्ट होना चाहिए। केवल शहरी स्मार्ट क्यों हो, गांव क्यों स्मार्ट नहीं हो, कस्बे क्यों स्मार्ट नहीं हो, देहात क्यों स्मार्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन कंसेप्ट लाया गया कि कुछ शहर स्मार्ट होने चाहिए। और अमित भाई तो जानते हैं, मजे की बात यह है कि जिन शहरों को स्मार्ट बनाने का सरकार ने बीड़ा उठाया था, उनमें से एक भी स्मार्ट नहीं बन पाया है अभी तक। सब आधे अधूरे स्मार्ट बन पाए और स्मार्ट बनने की प्रक्रिया चल रही है। क्या यही आधुनिकता है? और तीसरा जो इस विषय में मुझसे कहा गया कि आधुनिकता की बात करें। अभी आधुनिकता ऐसा शब्द है कि इसकी व्याख्या करना बड़ा मुश्किल है। हम किस आधुनिकता की बात कर रहे हैं? क्या रात भर पवों में डीजे पे थिरकना आधुनिकता है?
क्या हमारे कस्बे की बच्चियां अंजड़ से, बड़वानी से, सनावत से वो आए और इंदौर आकर सिगरेट पीना सीख जाए? क्या ये आधुनिकता है? या रात भर एक फार्म हाउस में हम जाम छलकाएं और 120 से 140 की स्पीड से गाड़ी चलाते हुए आए और अपने माता पिता को रोता हुआ, बिलखता हुआ छोड़कर काल कबलित हो जाए? क्या यह आधुनिकता है? ताजी घटना है हमारे सामने, 2 या 3 दिन हुए। उसमें मेरे 2 मित्रों के बच्चे गए, एक बाला बच्चन के और एक कासलीवाल जी। यह आधुनिकता बलि लेती है, कुर्बानी मांगती है। शायद ये हम बलि दे रहे हैं और नौजवानों की बलि हो रही है। अगर ऐसी आधुनिकता है तो गर्ग साहब, हमारी वो पुरातन पोंगापंथी, वो हमारा जो ढकियानुसी बना था, वो ज्यादा बेहतर था। अगर आधुनिकता शिक्षा के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में है, ज्ञान के क्षेत्र में है, तो बहुत बेहतर है। आधुनिक होना चाहिए, सबको होना चाहिए। लेकिन आधुनिकता का मतलब अपने संस्कारों को छोड़ना है। आधुनिकता का मतलब अपने मूल्यों, अपने विचारों, अपने सनातन पद्धति और परंपराओं को छोड़ना है। तो मुझे लगता है कि ऐसी आधुनिकता अस्वीकार्य होना चाहिए। मगर दुर्भाग्य है कि आजकल संस्कारों को छोड़ने ही आधुनिकता मान लिया गया है। और इस सब विडंबनाओं, विद्रूपताओं, विसंगतियों के बावजूद भी आज का युवा खामोश क्यों है? ये तीसरा प्रश्न है इस विषय में। अभ्यास मंडल का जिक्र कर रहे थे जयदीप कर्णिक की। जब शिवाजी मोहिते जी, मुकुंद कुलकर्णी जी युवा रहे होंगे, तब उन्होंने नर्मदा लाने के लिए, नर्मदा का पानी लाने के लिए कैसे आंदोलन किया। और अब शहर में भागीरथपुरा तो आज हुआ, 2-4 दिन पहले हुआ, लेकिन नर्मदा की पाइपलाइन से ड्रेनेज युक्त पानी पिछले कई सालों से इंदौर शहर में आ रहा है और किसी युवा ने कोई आवाज नहीं उठाई। हमारे बाप दादाओं ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको नर्मदा ला कर दे दी, लेकिन हम उसमें साफ पानी नहीं ला पा रहे और हमारे युवा हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। ये भी इसी शहर में देखा है। गालिब चाचा कह गए थे कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से ना टपके तो फिर लहू क्या है। लेकिन वो लहू, वो गर्म खून आज 5 डिजिट की सैलरी में उलझ के रह गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।